ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ओके, मैं जस्ट चेक कर रही हूँ, लाइन है ना? हेलो, हाँ हाँ। तुम जान हो, तुम हाथ हो, तुम शान हो, तुम वक्त की पहचान हो। संदेश टू सोल्जर्स। लक्ष्य है तो देश की सुरक्षा, और इसी शपथ के साथ हमारे फौजी टकराते हैं हर चुनौती से। दास्तानें तो कई कई हैं इनकी बहादुरी की, जिन्हें हम सुनते हैं संदेश टू सोल्जर्स के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। और आज हमारी बातचीत होगी एक ऐसे मरीन कमांडर से जो है सबमरीनर भी और माउंट एवरेस्ट समिटियर भी, यानी आकाश भी पाताल भी दोनों जगह फतह की हुई है इन्होंने। चलिए स्वागत करते हैं नाव सेना मेडल से सम्मानित नेवल ऑफिसर कमांडर अभिषेक कनकन जी का। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। नमस्कार और जय हिंद मेरे प्रिय फौजी भाइयों का और सारे देशवासियों का। अब हम सुनेंगे कमांडर अभिषेक कनकन की पूरी दास्तान, कहानी, बहादुरी की, फतेह की, कई कई जगहों पर जब इन्होंने काम किया। अ मरीन इंजीनियर, माउंटेनियर, सबमरीनर, टनलिंग एक्सपर्ट, मोटिवेशनल स्पीकर। चलिए बात करते हैं और बात सुनते हैं कमांडर अभिषेक की। मेरा नाम है शैली भाषांजलि, जुड़े रहिए हमारे साथ। बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जो है वतन बढ़ाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जो है वतन बढ़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। निशान संभाल के, लाल किले पे गाड़ के, लहराए जा लहराए जा। चलो दिल्ली पुकार के, हमें निशान संभाल के, लाल किले पे गाड़ के, लहराए जा लहराए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। जब भी फौजियों से बात होती है न संदेश टू सोल्जर्स में, तो बहुत उत्सुकता होती है कि इनके करियर की शुरुआत कैसे रही, क्या दौर रहा वो, किस तरह से एक फौजी तैयार किया गया देश के लिए। तो शुरुआती अनुभव जानते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट के साथ भी, जो है कमांडर अभिषेक कनकन। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से। और इंडियन नेवल एकेडमी की जो लाइफ है, उसकी यादें हैं, कितनी ताजा है, किस तरह का अनुभव रहा? बहुत ही सुंदर। एक्चुअली मेरी फौजी लाइफ
थोड़ी बहुत जिंदगी में बहुत जल्दी शुरू हो गई थी। अच्छा। जब मैं 10.5 साल का था तब मैंने एक स्कूल में सिलेक्ट हुआ था, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून। ओके। तो ये ऑल इंडिया क्या कहते हैं कंपटीशन होता है, हर स्टेट से एक लेते हैं। और इनफैक्ट ये 2022 में इसने पूरे 100 साल कंप्लीट किए हैं, क्योंकि ये स्टार्ट हुआ था 1922 में एज प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज 13 मार्च को। तो हम मतलब आप देखेंगे शक्ल से तो लगेंगे बच्चे, मगर हम लोग आर्मी यूनिफॉर्म में रहते थे, ऑलिव ग्रीन, और हमारा रूटीन भी बिल्कुल फौजी रहता था। क्या बात है जी। तो जब मैंने फिर नेवी ज्वाइन करी तो मैं थोड़ा एडवांटेज में था, क्योंकि ऐसी लाइफ में पहले जी चुका था। और फिर जब मैंने नेवल एकेडमी ज्वाइन करी, एक स्कीम थी नेवल इंजीनियरिंग कोर्स। तो जैसे फौज ज्वाइन करने के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी है, एयरफोर्स एकेडमी है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, तो ऐसे ही ये 12th के बाद एक नई स्कीम थी जिसमें आप 4 साल इंजीनियरिंग करते थे। तो नेवल इंजीनियरिंग कोर्स, इसमें हम लोग का इनिशियल ट्रेनिंग नेवल एकेडमी उस समय गोवा में होती थी, वहां पे हुई। और उसके बाद हम फिर INS शिवाजी लोनावला आ गए, जो कि आप लोग को पता होगा खंडाला के पास है, और एक बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है जिसपे वो गाना भी बना है कि आती है क्या खंडाला। हम भी वो सोच के गए थे, मगर वो वैसा हमारे लिए नहीं था। क्योंकि हमारी वहाँ पे डिफेंस ट्रेनिंग होनी थी, तो काफी टफ लाइफ थी। हमारे सीनियर्स हमारे लिए बिल्कुल वैम्पायर्स की तरह वेट कर रहे थे। और बट ये जो फौजी ट्रेनिंग होती है, ये इसलिए होती है कि हम जिंदगी में किसी चीज का भी सामना कर सके, किसी भी परिस्थिति में हम परफॉर्म कर सकें। तो इसलिए हमें मतलब पढ़ाई भी इंजीनियरिंग की करनी है, फिर अपना ड्रिल, पीटी, फायरिंग फ्रॉम वेपन्स, नेविगेशन, और एक टफ रूटीन रहता था। और कुछ लोग को पता होगा लोनावला ऐसी जगह है जहाँ पे कि 4 महीने बिल्कुल बारिश ही बारिश होती है। तो मतलब कपड़े सूखते ही नहीं थे, तो हम लोग इनफैक्ट अपने कपड़े पहन के ही हमारे कपड़े हमारे ऊपर सूखते थे। तो बहुत ही अच्छे थे हमारे कोर्स थे। मैं 5th कोर्स NEC था, एक नया कोर्स था, ये 25 कोर्स हुए इसके, और ये बेस्ट एंट्री थी फॉर द नेवी। अभी आर्मी और एयरफोर्स आल्सो फॉलोड इट। और ऑफ कोर्स ऑल्दो हमारी प्राइमरी ड्यूटी पढ़ाई थी, मगर हम कई बार सोते हुए पकड़े जाते थे क्लास में। जी। फिर हम लोगों ने वो भी मास्टर कर लिया था कि भाई कैसे आंख खोल के सो ले। अरे वाह। हमारे प्रोफेसर्स और टीचर्स को ना मालूम पड़े। इनफैक्ट हम लोग तो परेड ग्राउंड पे भी सो जाते थे, जब तक हम डिविजन्स में वेट करते थे चीफ गेस्ट का। तो हम कोई मौका नहीं छोड़ते थे सोने का, क्योंकि वो बिल्कुल प्रीमियम था हमारे लिए। तो बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग हुई वहाँ पे, वाटरमैनशिप, और फिर हम लॉन्ग रन, क्रॉस कंट्रीज, और अलग अलग जगह जानते थे। इनफैक्ट मुझे एक याद है, हमारा एडवेंचर क्लब होता था, तो उसमें हम लोग को ले जाते थे। एक बार हम लोग जा रहे थे, और हमारे सीनियर जो बोलते थे ना, हम लोग बिल्कुल बिना दिमाग लगाए फॉलो करते थे। वैसे बड़ी बुरी हालत होती थी। तो एक बार हम लोग दौड़ते जा रहे, सडनली हमारे सीनियर बोला रुक जाओ, स्टॉप। तो हम रुक गए। उसके बाद उसने बोला अभी धीरे धीरे आगे बढ़ो, एंड जस्ट 5 to 6 meters ahead of us there is a point called Sunset Valley. Okay. मतलब अगर वो हमें स्टॉप नहीं बोलते, मुझे ऐसा लगता कि हम दौड़ते जाते और हवा में ही निकल जाते। कि इतना प्रेशर रहता है और इतना फॉग, और वो रहता है कि पता ही नहीं चलता एनवायरनमेंट का क्या हो रहा है। एब्सोल्युटली। सो बहुत ही इंस्पायरिंग स्टार्ट हुई है आज संदेश टू सोल्जर्स की। मतलब एक सोल्जर जो है कभी नहीं चूकता है, लक्ष्य अगर साध लेता है, चाहे वो सोने का हो या फिर लोनावला के जो रोमांटिक थॉट्स के साथ जाने के बाद डिसिप्लिन इस कदर का कि बस मानना ही मानना हो, ट्रेंड होना हो, टफ होना हो। तो इस तरह की बात है, वंडरफुल, एक्सट्रीमली इंस्पायरिंग। इनफैक्ट कमांडर अभिषेक, जब आप नेवल एकेडमी की इन यादों को संजोए हुए इनको लेकर के आगे बढ़े, शिप्स पर पोस्टिंग हुई आपकी, उसके क्या एक्सपीरियंसेस थे? हाँ, तो यहाँ पे हम लोग ने 4 साल ट्रेनिंग करी। इनफैक्ट ये ट्रेनिंग बहुत ही, हम लोग 72 थे बिफोर आई गो टू द शिप्स, राइट, एंड लोग बड़े डाइवर्स बैकग्राउंड से आए थे। आई वाज लकी कि मुझे बैकग्राउंड था RMC का, या कुछ लोग सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल से आए थे, उनको आइडिया था।
तो इनफैक्ट हमारे एक साथी थे, ही यूज्ड टू सफर फ्रॉम अस्थमा। ओके। और आप सोच सकते हैं कि जब बारिश होती है, ह्यूमिडिटी इज 100%, क्या हाल होगा। So he was initially very demoralized, but then he got over that thing by running. मतलब हमारे सीनियर्स और रूटीन्स जो होता था उसके बियॉन्ड भी, उनका नाम है रजत मल्होत्रा, एंड ही गॉट ओवर बाय हिज वीकनेस, हिज बायोलॉजिकल वीकनेस, बाय एक्सर्टिंग, and he passed out as one of the top medalists from a course. Wow, wonderful. So that was very important to tell you. Absolutely, because you people make everything possible. हमारे जो फौज में लोग होते हैं ना, वो इस कदर मतलब डटेर होते हैं, जूझते हैं, बहादुरी का कारनामा दिखाते हैं कि कुछ भी उनके लिए पॉसिबल है. This was one of the examples indeed. तो उसके बाद फिर हम लोग को अलग अलग शिप पे पोस्ट किया गया. तो मैं एक शिप गया था, फ्रिगेट क्लास INS गोमती. आई डोंट नो वेदर टू से विद अ हेवी हार्ट और विद प्राइड. अभी 3 दिन पहले ही वो INS गोमती डीकमीशन हुई है आफ्टर अ ग्लोरियस सर्विस टू द नेवी. ऑफ कोर्स अभी नई शिप्स आएंगी और फिर से नेवी में हम लोग रीइनकार्नेट करते हैं. Right. In consonance with our Indian and Hindu what do you call tradition and culture. So there'll be a new Gomti, but I thought I should mention that. तो शिप की लाइफ बिल्कुल अलग होती है जी. आप सब पूरा शिप इज एक्चुअली लाइक अ सिटी. जब आप सेल करते हैं, आपको अपनी ही पावर जनरेट करनी है, आपको अपना ही पानी जनरेट करना है. ऑफकोर्स थोड़ा बहुत हम ले जाते हैं साथ में. आपको सबको लिविंग कंडीशंस देनी है, लाइट देनी है, खाना देना है. सो इट्स लाइक अ सिटी. सो देयर आर पीपल फ्रॉम वेरियस ब्रांचेस, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, एग्जीक्यूटिव, मेडिकल. तो क्योंकि आपका क्रू है, आपको उनका वेलबींग देखना है, शिप को चलाना है, to move, to sail and to fight. So that, and our biggest enemy is the sea. Right. क्योंकि समुंदर का पानी एक तो सॉल्टी होता है, खारी होता है, उससे हमारी सारी मशीनरी खराब होने लगती है, जंग खाती है. और सी में जो वेव्स होती हैं, I mean, आप बीच पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि समुंदर कितना सुंदर है, सनराइज सनसेट. मगर जब आप उसकी लहरों में और जब शिप या सबमरीन वहां रहता है और चारों तरफ आप देखेंगे तो पानी ही पानी. वो एक कहावत है, वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक. वो भी हम कोशिश करते हैं कि भाई वो ना हो, तो हम पानी की बहुत किफायत करते हैं, उसको बहुत वैल्यू करते हैं, जो कि हमें एक्चुअली वर्ल्ड लेवल पे भी अभी करना पड़ेगा क्योंकि पानी की काफी शॉर्टेज है. तो शिप पे आपका रोल डिफाइंड होता है, क्या करना है. अगर आप इंजीनियरिंग से हैं, जैसे मैं मैकेनिकल से था, तो हमारा इंजन रूम है. और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि मोस्ट हाईली टेक्नोलॉजिकल थिंग्स आर ऑन बोर्ड शिप्स. Okay. Ships, submarines, aircraft in the defense, even in terms of missiles and BMPs and the Air Force pilots, because the best of technology comes here. तो आपको hands-on experience मिलता है, gas turbines, boilers, what you call communication systems, सबका. तो आप बहुत सक्षम हो जाते हैं और आप कोई गलती नहीं कर सकते, क्योंकि even one person's slackness can sink the ship. Absolutely. तो वो बहुत हमें ध्यान रखना पड़ता है. राइट. जिस आसानी से, जिस सहजता से आपने इसको बयां किया है, हम जानते हैं, अगर हम उस सोच को वहां लाते हैं कि आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है शिप पे इस तरह से जिंदगी गुजारना, काटना, पल पल की तैयारी करना. हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कमांडर अभिषेक, पूरे देश से मैसेजेस आते हैं और काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आपको मैं पोज करूंगी थोड़ी देर के बाद. और लिसनर्स के लिए हम बता देते हैं कि 9868107070 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है. आप कोई सवाल भेज सकते हैं, कुछ भाव है, कुछ विचार है, आप दे सकते हैं, क्योंकि आज हमारी बात हो रही है नेवल ऑफिसर कमांडर अभिषेक कनकन जी से. और आगे जब हमने कहीं पढ़ा था कमांडर, हमने पढ़ा था कि मार्को की ट्रेनिंग सोच से भी ज्यादा टफ है. दिस वाज वन ऑफ द कैप्शंस इन अ पेपर. इसके बारे में बताइए, कितनी टफ और कैसे क्वालिफाई किया जाता है और किस तरह से आपने ये सारा किया. ओके, हो सकता है कुछ दर्शक को पता ना हो मार्कोस क्या होता है. जी जी. मार्कोस है मरीन कमांडोज. तो मरीन कमांडो फोर्स, इसको पहले IMSF भी बोलते थे, इंडियन मरीन स्पेशल फोर्स.
तो शायद कुछ लोगों ने सुना होगा सील्स के बारे में, नेवी सील्स, जिन्होंने ओसामा बिन लादेन को मारा था। तो ये नेवी की एक स्पेशल फोर्स है विच इज मोर और लेस ऑन लाइन्स विद यूएस नेवी सील्स, एंड आई वुड से मोर पोटेंट बिकॉज our training, our immunity, our ability to take, face difficult situations and live by the land, तो वो हमारे क्या कहते हैं मरीन कमांडोज में ज्यादा होती है। क्योंकि हमें याद है एक बार हम लोगों ने यूएस नेवी सील्स के साथ एक्सरसाइज करी थी, वाटर पैरा जम्प्स एंड ईओडी कोर्स। तो उनकी जो लोग थे वो सब बिस्लेरी बॉटल लेकर चलते थे साथ में, और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। हम लोग जंगल में जो रूट पेट्रोलिंग वगैरह करते थे, हम तो वो स्ट्रीम का पानी पी लेते थे और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो मार्कोस की ट्रेनिंग सर्टेनली बहुत ही टफ होती है। मैं आपको बताऊं, हम लोग पहले, और ये वॉलंटियर फोर्स है, यहाँ पे आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। तो हम लोग नेवी में आफ्टर शिप मैंने वॉलंटियर किया कि मैं मार्कोस ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो हमारा फिजिकल टेस्ट हुआ, फिर मेडिकल टेस्ट हुआ, स्क्रीनिंग हुई। उसके बाद हम लोग 24 ऑफ अस हम लोग पहुंचे ये कोर्स के लिए एक बेस में, मार्कोस बेस में, और 6 महीने की रिगरस ट्रेनिंग होती है। और ये फेज 1 है, मार्कोस का फेज 1 सॉर्ट ऑफ। तो 24 लोग हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई, रूट मार्चेस, क्रॉस कंट्री, ऑब्स्टिकल कोर्स, फायरिंग अलग अलग वेपन से, रॉकेट लॉन्चर्स, और फिर नेविगेशन, जंगल नेविगेशन, सी स्विमिंग, मड वॉक। एक चीज है मड वॉक, मतलब आप समझ लीजिए वो एक ऐसा दलदल है, आप अगर उसमें उतर गए और अगर आपने 1 मिनट तो कुछ नहीं किया, आप अंदर चले जाएंगे। So you have to keep walking, मतलब मूवमेंट करना होगा। और वॉक तो आप कर ही नहीं सकते क्योंकि आपके नी तक तो वैसे ही ढस जाते हैं आप। तो फिर आप तो फिर किस तरह का मड वॉक हुआ ये, मतलब वहाँ पे मूवमेंट करना है? ये कहने के लिए वॉक है, मगर इट इज लाइक क्रॉलिंग एंड क्रॉलिंग फॉर योर लाइफ। एब्सोल्युटली। वो जो करीब 100 मीटर जो आपको चलना होता है उस मड में, वो इट्स अ लिटमस टेस्ट फॉर एनी मार्कोस। तो वो आपको चलते रहना चाहिए और आपको इंश्योर करना है कि आपके हाथ, दोनों हाथ और पैर में कहीं भी लोड 10 सेकंड से ज्यादा ना हो, क्योंकि वो हो गया तो वो इतना ढस जाएगा कि आप निकाल नहीं पाएंगे। ओके। हाँ, तो उसमें आपको करना होता है। फिर सी स्विमिंग हमारी 1 घंटा 2 घंटा हम लोग, जिससे कि ये इतनी रिगरस ट्रेनिंग इसलिए होती है कि कल को आप कोई भी चीज फेस कर सके। राइट। और हमारा ये कोर्स था 6 महीने का, मैंने आपको बताया, और हमारी ट्रेनिंग टीम थी और हमें अलग अलग चीजें कराती थी सुबह से रात तक, बट उन्होंने किसी को भी नहीं निकाला। अच्छा। हाँ, किसी को भी नहीं कहा कि आप अच्छा नहीं कर रहे हो, आप घर जाओ। मगर उसके बावजूद आप गेस करेंगे कितने लोग पास आउट हुए, क्वालिफाई हुए? गेस करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी मैं मड वॉक को विजुअलाइज कर रही हूँ। मत विजुअलाइज करिए, आप डर जाएंगी। तो कितने लोगों ने क्वालिफाई किया? आप तो जरूर क्वालिफाई हो गए होंगे। एब्सोल्युटली, क्योंकि मेरे पास ये तथ्य है, फैक्ट है। बट हाउ मेनी पीपल एक्चुअली क्वालिफाइड फॉर इट? ओके, वी वर ओनली 4 of us ultimately who qualified. Just 4 of you out of 72? Out of 24. And then 24. Okay, 4. Okay. क्या हुआ कि 1/5. ऑल्दो ट्रेनिंग टीम ने किसी को निकाला नहीं, मगर जब आपके पास फिजिकल प्रेशर, मेंटल प्रेशर, बॉडी प्रेशर होता है तो लोग गिव अप करने लगते हैं। That's true. आपने बोला कि मैं क्वालिफाई हुआ हूँ, बट मैं आपको ये बता दूं मैं बेस्ट नहीं था। ठीक है, मैं भी पानी में बहुत वीक था। इनफैक्ट मैंने कोर्स के दौरान ही एक उस्ताद थे हमारे, उनके खातिर मैंने प्रॉपर स्विमिंग ब्रीदिंग सीखा, वरना मैं बिल्कुल कहते हैं कि बस खर दिमाग की तरह स्ट्रेंथ स्विमिंग करता था मुंह बाहर निकाल के। बट मैंने डिसाइड किया कि मैं गिव अप नहीं करूंगा। और एक कमांडो के लिए ये सबसे जरूरी होता है कि आप अपने आप को गेज करें, आप अपने आप और अपने देश के लिए विदाउट एनीबडी एल्स इवैल्यूएटिंग आप परफॉर्म करें। और वही हमें बेसिक ट्रेनिंग में हुआ कि हम जब किसी को लग गया कि वो नहीं कर सकता, वो बाहर जा रहा है, भले ही आप इतने अच्छे ना हो, ऑफ कोर्स यू हैव टू क्वालिफाई द बेसिक्स, बट अगर आपने गिव अप नहीं किया, यू आर फिट टू बी अ कमांडो। एब्सोल्युटली वंडरफुल। सो यू, व्हाई डिड यू क्वालिफाई? क्योंकि आपने उसको परसिस्ट किया, परसिवियर किया, उसको छोड़ा नहीं। शायद यही एक सीख हमें मिलती है आपकी इस ट्रेनिंग से।
वंडरफुल। ये जो एक जुमला है ना कि हंसते हंसते देश के लिए सेवा करूंगा, कुर्बानी दूंगा, वो आप पे लागू होता है क्योंकि हंसते हंसते इतनी सहजता से इस ट्रेनिंग की बात आपने की है। ये है कमांडर अभिषेक कनकन, नेवल ऑफिसर हैं। बड़ी मजेदार बातें और बहादुरी के किस्से इनसे हम सुनते हैं। लेकिन इस वक्त हम क्या करते हैं कि आपकी पसंद का गाना चलाते हैं जो बॉर्डर फिल्म का है। वैसे ये गाना मोस्टली फौजियों को पसंद आता है ना? क्योंकि बहुत आइडेंटिफाई करते हैं इस मूवी से। आइए सुनते हैं ये गाना, फिर वापस आते हैं संदेश टू सोल्जर्स में। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, कुछ चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। दिलवाली ने किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, तुम बिन ये दिल सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। कमांडर अभिषेक, कुछ खास यादें इस गाने से जुड़ी हुई आपकी? हाँ, मुझे कुछ याद आ गया जी। जब हम RIMC में थे, जो मैंने बताया बचपन में, तो एक परेड होती थी, वो थी लेटर परेड। तो उसमें ये होता था कि हर संडे को हर कैडेट को अपने पेरेंट्स को चिट्ठी लिख के अपने सेक्शन मास्टर को देना होता था। अच्छा। वो कलेक्ट होती थी। अच्छा। टू इंश्योर दैट, उस समय मोबाइल और ये सब तो होता नहीं था, तो ये कंपलसरी था। तो मेरे जैसे लेजी लोग थे, ये नहीं था कि मुझे अपने पेरेंट्स की याद नहीं आती थी, मगर लेटर राइटिंग में हम थोड़े तंग थे। और मैं, हमारे कुछ जोश वाले क्या कहते हैं कोर्समेट थे जो बहुत चिट्ठियां लिखा करते थे। हाँ। तो है ना, तो हम लोग उनको बोलते थे, यार इस संडे के लिए ना एक चिट्ठी प्लीज मेरे लिए लिख देना जमा करने के लिए। तो वो बोलते थे ठीक है मैं लिख दूंगा, मगर बदले में मुझे तुम एक बॉइल्ड एग या एक कॉफी पुडिंग दोगे।
अच्छा, वहाँ बार्टर सिस्टम होता होगा। बार्टर सिस्टम was there. Okay, all right. Wonderful. That's great. वेलकम बैक टू संदेश टू सोल्जर्स। इस शो में आज हमारे साथ है कमांडर अभिषेक कनकन। यूनिक डायनामिक करियर रहा है इनका। वॉर जोन से लेकर के हाईली टेक्निकल स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स ये सभी किया है। आकाश भी फतह कर ली, यहाँ पर पाताल में भी चले गए। इन सब बातों को और करेंगे, खुलासे के साथ इनसे बात करते हैं। लेकिन कमांडर अभिषेक, किन एज अ मरीन कमांडो एक्सरसाइजेज ऑपरेशंस का हिस्सा रहे होंगे आप? हाँ जी, उसके बारे में कुछ बताइए। ओके, हाँ, तो ये तो हमारा पार्ट एंड पार्सल होता है कि हम वेरियस एक्सरसाइजेस में जाते हैं, और ये हमारी एक्सरसाइजेस समुंदर में भी होती हैं, जमीन पे भी होती हैं, पहाड़ों में भी होती हैं। इनफैक्ट मार्कोस इज अ 4-dimensional force which operates on land, in air, on the surface of water and also underwater. तो आप समझ सकते हैं, राइट। तो हमारे ऑल 4 डायमेंशंस हियर। मुझे एक याद आता है कि हम लोग एक बार एक्सरसाइज पे गए थे फॉर अटैक ऑन, इट वाज एन एक्सरसाइज। तो हमारे बॉर्डर पे नलिया भुज एक एयरबेस है गुजरात में, और वहाँ पे पूरा इट्स वेरी ड्राई एंड एरिड। तो हमें टास्क दिया गया था कि हम लोग वहाँ पे लैंड कराई जाएंगे दूर, और 3 दिन हमें जंगलों से गुजरते हुए वहां जाके फिर अटैक करना है और इंश्योर करना है कि हम पकड़े नहीं जाए। तो हमें एक हेलीकॉप्टर से ड्रॉप किया गया, और फिर हम ड्रॉप हुए और फटाफट छुप गए। मगर मैं ये बता दूं कि जो वहाँ के गांव वाले थे वो बहुत ही अलर्ट थे, और उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि कुछ तो हुआ है। वो बॉर्डर एरिया है, पता नहीं दुश्मन के हैं कि हमारे यहाँ, किसी को नहीं पता था। फिर हमारे हेडक्वार्टर ने उनको बताया नहीं, वो हमारा ही है, बिकॉज जिससे कि कोई डाउट ना हो। बट यस, व्हाट आई वांट टू ब्रिंग आउट दैट इवन द लोकल पॉपुलेशन एंड ऑल ऑफ अस एज देश के सिटीजन, वी शुड बी अलर्ट टू सी एनीथिंग हैपनिंग। सर हम लोग गए, और मतलब वहाँ पे बिल्कुल रेगिस्तान टाइप है, और दिन में हम छुपते थे, रात को आगे बढ़ते थे, और कई बार तो हम रात को ऐसे ही सो जाते थे, सुबह उठ के देखते थे कि ओफ, मतलब ये ऐसी जगह है जहाँ पे दिन में तो इंसान घूम कर जाए, वहां से निकले भी नहीं, मगर हम लोग वहीं पे सो जाते थे। तो ऐसे करते करते एक आउटस्कर्ट्स पे हम लोग को ना एक फार्म हाउस टाइप मिला। तो हमने कहा यार ये अच्छी जगह है, यहाँ पे थोड़ा पानी आनी और थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, और कोई है भी नहीं। तो हम वहाँ गए, तो वहाँ का वॉचमैन आया, तो हमने बोला भाई हम थोड़ा ये करना चाहते हैं। कहते नहीं मालिक ने अलाउ नहीं किया है। अच्छा जी। हाँ, तो हमने बोला क्यों? अरे मालिक से बात करते हैं। कहाँ है मालिक? अरे मालिक अहमदाबाद में है। क्या नाम है मालिक का? उसने XYZ पे नाम बताया। हमारे इनफैक्ट जवान थे हम लोग के साथ, ठीक है। तो वो वापस आए, और हम लोगों ने एक स्ट्रेटेजी बनाई। फिर वो गए वापस। हम लोग के पास मोटोरोला होता था, अच्छा, वायरलेस कम्युनिकेशन सेट। उस समय भी मोबाइल नहीं था, ऑफकोर्स मैं काफी पहले की बात कर रहा हूँ। तो वो गया वापस। मैंने कहा हाँ आपके क्या नाम बताया आपने मालिक का? तो उसने बोला ये नाम बताया। हाँ हमारी उनसे बात हो गई है, उन्होंने बोला कि यूज करने देंगे। आप कैसे मानते हैं? मैं नहीं मानता। उनसे बात कर लो, बात कराओ। तो दिस गाय ऑन द वायरलेस, he took that name, and from the other side हमारे अगला जवान ने जवाब दिया हाँ भाई बोलिए क्या है। And they had a conversation among our team only with this guy listening and saying नहीं जाने दो भाई, बहादुर इन लोग को यूज करने दो। तो मतलब जोश के साथ होश एंड स्मार्टनेस इज एब्सोल्युटली। इसीलिए शायद जवान जितने भी हैं जी, मतलब you have to be मतलब physically strong and also mentally awake. And otherwise then only you can defend our country, because our enemies, हमारे दुश्मन भी काफी सक्षम हैं, और हमसे तो ज्यादा नहीं, मगर हमें उन्हें खदेड़ देना है। एब्सोल्युटली। और सारे कलर्स लेकर के, सारे भाव और सारे इमोशंस लेकर के हमारे फौजी जीते हैं। और इसीलिए तो शलभ श्रीवास्तव ने आगरा से लिखा है कि कमांडर साहब वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। उनको बातें बहुत इंटरेस्टिंग लग रही हैं। और यहाँ पर मिसेस भाटिया लिखती हैं रोहतक से, धर्म भाटिया, कि सुना है कि 6 months के बाद ही घर वापसी होती है शिप से। तो कैसे, कितना मतलब अकेलापन लगता होगा फैमिली से दूर, इस तरह की बातें कही। इस पर मैं आऊंगी, आपसे पूछूंगी।
लेकिन मुझे कौतूहल हो रहा है, मैं इस क्वेश्चन पे आना चाहती हूँ कि पनडुब्बी में भी आप रहे। हमने तो मूवीज में देखी है पनडुब्बी, उसमें आप रहे एक्चुअली, वो कैसे सबों से दूर इतना, एक तो वो एक्सपीरियंस और एक अलगाव का एक्सपीरियंस अपनी फैमिली से। पनडुब्बी का एक्सपीरियंस और पनडुब्बी का एक्सपीरियंस और फैमिली से अलग जो अच्छा, रहे अच्छा। आप, बिल्कुल प्रॉबेबली अनअवेलेबल फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, उस तरह के अनुभव। ये सवाल मैंने मिसेस धर्म भाटिया का सवाल उठा करके इससे जोड़ा है। ओके, मैं पहले इनके थोड़ा जवाब दे देता हूँ। वो थोड़ा कंफ्यूज कर रही हैं इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी में। मर्चेंट नेवी में ऐसा होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें लोग जाते हैं और 6 महीने ऑन बोर्ड रहते हैं और फिर फैमिली के साथ आते हैं। मर्चेंट नेवी इज लाइक जैसे आपके रोड पे ट्रक्स और ये सब होते हैं, वैसे शिप से सामान एक देश से दूसरे देश जाता है। तो वो शिप जाता है तो यूएस जाएगा, इधर उधर जाएगा, तो उसमें यस उनको लोनली रहता है, बट यस मर्चेंट नेवी रियली पेज यू वेरी वेल, सो दैट इज वन एडवांटेज। एंड दुनिया देखने को मिलती है, बट हाँ ओनली अगर थोड़ा स्टे हो लंबा हार्बर में। जबकि फौज थोड़ी अलग है, भारतीय नौसेना अलग है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है 6 महीने का। अलग अलग पोस्टिंग होती हैं, आपकी शोर में भी पोस्टिंग होती हैं, क्योंकि हमारे जितने शिप्स हैं उनका रिपेयर्स, उनका शोर क्रूज होते हैं, हमारे शोर पोस्टिंग भी होती है, ट्रेनिंग भी होती है और शिप पे भी पोस्टिंग होती है। तो कभी कभी हो सकता है कि 6 महीने से ज्यादा भी हम डिप्लॉयड हों, कभी कभी होता है 1 महीने 2 महीने के लिए, या आते जाते रहते हैं शिप के रूटीन के हिसाब से। तो पनडुब्बी की आप बात कर रहे थे, तो पनडुब्बी भी एक अलग ही दुनिया है, जहाँ पे ना सूरज उगता है ना सूरज डूबता है। आपको ना सुबह की ताजा हवा सूंघने को मिलती है और कोई नहीं दिखता है। शिप में तो आपको कम से कम पानी तो दिखता है चारों तरफ, पनडुब्बी में तो पानी भी नहीं दिखता है, यू आर इन वन मेटल बॉक्स। तो ये भी एक वॉलंटियर सर्विस है जिसमें आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इनक्लोज स्पेसेस से डर लगता है, दैट इज क्लॉस्ट्रोफोबिया, तो आप तो घुसेंगे ही नहीं, छोड़ दीजिए कि उसमें रहना और ऑपरेट करना। तो पनडुब्बी की लाइफ काफी टफ होती है। क्या कहते हैं, एक तो वेरी हाईली डेंजरस होता है, क्योंकि आप पानी के अंदर हैं, यू आर लाइक अ बॉल फ्लोटिंग इनसाइड द सी एट डेप्थ 200 मीटर, 100 मीटर, 50 मीटर पानी की सतह से। तो अगर किसी ने भी कुछ गड़बड़ हुआ या आग लगी या फ्लडिंग हुई और किसी ने एक्शन तुरंत नहीं लिया, तो आपकी पनडुब्बी या तो डूब जाएगी या ऊपर आ जाएगी तो दुश्मन को दिख जाएगी, या अंदर पूरी आग लग जाएगी और सब मारे जाएंगे। जैसे बिल्डिंग में आग लगती है या कहीं होता है तो हम लोग बाहर दूर चले जाते हैं, पार्क में चले जाते हैं, मगर वहां पे कोई स्कोप नहीं है। तो ट्रेनिंग भी पनडुब्बी की बहुत बहुत टफ होती है। और जैसे नॉर्मल लोग जॉब करते हैं 9 to 5 वगैरह, मगर पनडुब्बी 24 घंटे ही आपको अलर्ट रहना पड़ता है। एक वॉच सिस्टम होता है, 3 hours ऑन 6 hours ऑफ। तो आपको एक चीज पे वॉच रखनी पड़ती है, कोई मशीनरी हो गई, कोई डेप्थ हो गई, कोई सोनार हो गया, कोई रडार हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, तो एयर कंडीशनिंग हो गया, अलग अलग इक्विपमेंट पे जनरेटर्स हो गए। और इस तरीके से बाय रोटेशन ये सब चलता है। तो आपकी नींद भी ब्रेक होती है और आपको बहुत ही अलर्ट रहना पड़ता है। और जो भी हम ऑफ ड्यूटी भी रहते हैं तो अनाउंसमेंट्स होते रहते हैं, तो इमरजेंसी कुछ हुई, यू आर एक्सपेक्टेड टू इमीडिएटली क्लोज अप अपने स्टेशन पे, क्योंकि जिससे कि अपनी पनडुब्बी खतरे में ना आए। बट मैं वैसे बोलूंगा सबसे मुश्किल चीजें पनडुब्बी की, आप गेस कर सकती हैं क्या होंगी? एट अ स्ट्रेच बंद रहना मेटल बॉक्स में, आपने जैसे डिस्क्राइब किया वो सारा विविड मेरे दिमाग में आ रहा। मुश्किल चीज क्या होती होगी बताइए? वो होता है, बट हमारे क्रू में इतनी कॉमरेडरी और भाईचारा रहता है, तो हम लोग एक दूसरे के साथ मस्ती करके और समय बिता लेते हैं। लॉन्ग तो करते हैं कि कब वापस जाएंगे, पर सबसे मुश्किल काम होता है। हम लोग करीब 70 लोग रहते हैं एक पनडुब्बी में, और आप सोचिए फॉर नेचर्स कॉल बाथरूम कितने होंगे? मैं समझ गई इशारा किस तरह।
अगर कुछ ही हो, इफ यू इन नंबर, तब तो बहुत कठिनाई होती होगी। कुछ आप भूल जाइए, आप 2 BHK में या 3 BHK में रहती होंगी, आपके यहाँ 3 टॉयलेट होते हैं और यहाँ 70 लोग के लिए 2 ही होते हैं। माय गॉड, ओ माय गॉड। इसके लिए भी शायद ट्रेनिंग दी जाती होगी, मेंटल टफनेस की, टू अकोमोडेट ऑल काइंड्स ऑफ पीपल। वो ऑन जॉब मैंने हमें ट्रेनिंग कराते हैं बिफोर इंडक्शन, तो उसमें ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। तो ये है पनडुब्बी की लाइफ। तो एट अ स्ट्रेच कितने समय तक रहते हैं पनडुब्बी में आप लोग? वेल, आप गेस कर सकते हैं क्या रिस्ट्रिक्शन होगा एट अ स्ट्रेच जाने का? देखिए, मेरा गेस वर्क बहुत ही वाइल्ड होगा, क्योंकि ये सीमित मेरा नॉलेज सिर्फ और सिर्फ मूवीज तक है। हाँ। आज पहली बार मैं ऐसे व्यक्ति से बात कर रही हूँ, ऐसे फौजी से जो पनडुब्बी में रह चुके हैं। मैं आपको फेल नहीं करूंगा, आप बता सकती है। एट अ स्ट्रेच व्हाट कुड बी द लिमिटेशन? अ वीक मैक्सिमम। मैं अपने आप को अपर लिमिट स्ट्रेच कर रही हूँ। नहीं, वीक तो नहीं। व्हाट कुड बी द लिमिटेशन? किससे लिमिट होगा? किससे लिमिट होगा? अकॉर्डिंग टू योर ओन फिजिकल कैपेसिटी टू स्टैंड इट। नहीं, ह्यूमंस हैव ट्रेमेंडस कैपेसिटी। ओके, वंडरफुल। ये कहीं किसी और दिशा में ये बातचीत चली जा रही है, तो आप सीधे उत्तर पर आ जाएं। ओके, तो पहले हमने टॉयलेट्स की बात करी थी, तो उसी से रिलेटेड है। द नंबर ऑफ डेज अ सबमरीन can sail at sea is restricted by the amount of food you can carry for the crew. Oh, okay. हाँ, कि खाना हम कितने दिनों के लिए ले जा सकते हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। और जैसे मैं EKM सबमरीन्स में था, जो कि किलो क्लास रशियन सबमरीन्स हैं, you know, they are very silent, most stealth प्लेटफॉर्म की, दुश्मन को पता ही नहीं चलता। हम उसके शिप के और पोर्ट के बिल्कुल पास होंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो अराउंड 45 डेज तक हम लोग पेट्रोल और एट सी रह सकते हैं। 45 डेज, ओके ओके। तो मेरी जनरल नॉलेज में बहुत इजाफा हो रहा है। पनडुब्बी की बातें और सबमरीन की बातें और भी बातें होंगी। एक गाना सुनते हैं, वापस आते हैं संदेश टू सोल्जर्स में। आज हमारे साथ हैं अ वेरी यूनिक, अ वेरी डायनामिक पर्सन, जिन्होंने कई कई क्षेत्रों में काम किया है। इनका नाम है कमांडर अभिषेक कनकन। जुड़े रहिए हमारे साथ और मैं हूँ शैली भाषांजलि। कुर्बानी का जज्बा मेरा दिल ये बोला, मेरा रंग दे हो, मेरा रंग दे हो, माए रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे हो, मेरा रंग दे हो, माए रंग दे बसंती चोला। आजादी के मत वालों का देखा जब से डोला, आग जो मेरे दिल में थी वो भड़की बन के शोला। जागा कुर्बानी का जज्बा मेरा दिल ये बोला, मेरा रंग दे ओ, मेरा रंग दे ओ, माए रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे ओ, मेरा रंग दे ओ, माए रंग दे बसंती चोला। पैरों में जंजीर न देखी जाए, ओ सोचूं देख के कौम पे अपनी अत्याचार बराए। जाने दूध का कर्ज चुकाने का मौसम कब आए, जाने दूध का कर्ज चुकाने मेरा रंग दे ओ, मेरा रंग दे ओ, माए रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे ओ, मेरा रंग दे ओ, माए रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे ओ, मेरा रंग दे ओ, माए रंग दे बसंती चोला।
इस धरती का हर जरा चिंगारी। दे मुझको आशीष के मैं भी बन के क्रांतिकारी। दे मुझको आशीष के मैं भी बन के क्रांतिकारी। आजादी के धन से भर दूं तेरा खाली झोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे, ओ माए रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे, ओ माए रंग दे बसंती चोला। वेलकम बैक टू संदेश टू सोल्जर्स। आज हमारी बात हो रही है मरीन कमांडो, सबमरीनर, एवरेस्ट समिटर कमांडर अभिषेक कनकन से। फ्रॉम डेप्थ्स बिलो ओशन टू माउंट एवरेस्ट, ये लंबी जो छलांग लगाई है इसके बारे में जानते हैं। फिर से स्वागत करते हैं आपका कमांडर अभिषेक। अभी जब मैं पढ़ रही थी आपके बारे में कि माउंट एवरेस्ट उस चोटी को आप पहुंचे उस 2004 में, तो ये फिर देखा कि आज एक बहुत हिस्टोरिक डे है। आज ही के दिन यानी 29 मई को 1953 में एडमंड हिलरी और शेरपा तेंजिंग नोर्गे ने दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वहां पहुंचकर इतिहास रचा। एंड देन पीपल लाइक यू फॉलोड सूट। हाँ जी, सही में आज बहुत ही हिस्टोरिक डे है, क्योंकि 1953 में आज ही के दिन 29 मई को, जैसे आपने बताया, एडमंड हिलरी और तेंजिंग नोर्गे became the first people to climb Everest. बट मैं इसमें एक चीज ये बताना चाहूंगा आपको कि कितने साल और कितने लोगों ने ये एवरेस्ट को क्लाइम करने के लिए ट्राई किया, अपनी जानें गंवाई और फेलियर्स को फेस किया। और इनफैक्ट कहा जाता है कि एक इरविंग और मलोरी थे 1924 में, ऐसा बिलीव था कि वो लोग शायद फर्स्ट थे जो क्लाइम किया था, मगर वो लोग कभी बेचारे वापस नहीं आए बताने के लिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जिंदगी में मुश्किलें और फेलियर्स होते रहेंगे, ठीक है, मगर उससे हमें दिल नहीं हारना चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए। क्योंकि ये एडमंड हिलरी और क्या कहते हैं तेंजिंग नोर्गे जो चढ़े हैं, वो ये सिर्फ उसकी वजह से नहीं कि वो चढ़े हैं, क्योंकि उनके पहले इतने एक्सपीडिशंस, इतना एक्सपीरियंस गेन किया, इतना फेलियर्स और लाइफ लॉस हुई, उस सब का कंट्रीब्यूशन था इनको ऊपर पहुंचने में। इनफैक्ट ये 9th ब्रिटिश एक्सपीडिशन था एवरेस्ट का। सो जिंदगी में हम सबको फेलियर हो जाए, यस दुखी तो जरूर होंगे, मगर उस हार से कभी हार नहीं मानना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। एब्सोल्युटली, वेरी वेल सेड। जिंदगी का एक फलसफा भी तो है ये कि हार नहीं माननी चाहिए। आपने हार नहीं मानी, आप चढ़ते गए, चले गए माउंट एवरेस्ट पर, और सबसे बढ़िया बात जो तिरंगा लहरा दिया, उस कहानी को बयां कीजिए ना। ओके। इनफैक्ट ये एक और चीज मैं बताना चाहूंगा बिफोर दैट, कि लोग पूछते थे एडमंड हिलरी से कि कौन पहला बंदा था जो एवरेस्ट चढ़ा आप दोनों में। अच्छा। हाँ, तो ये दोनों से पूछा जाता था और दोनों ने कभी इसका ऐसा नहीं बोला कि मैं चढ़ा। दोनों ने बोला कि हम पहले थे, ये नहीं कि मैं। इनफैक्ट ये मुझे याद दिलाता है जब मैं मरीन कमांडो ट्रेनिंग कर रहा था, तो मैंने आपको बताया हम लोग 4 ही लोग बच्चे थे, तो फिर ये रूट मार्च होता था हमारा एक, ठीक है। तो लास्ट में मतलब 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर ऐसे अलग अलग होते हैं, जिसमें आप 23 किलो वेट पीछे रहता है और आपकी राइफल रहती है 5 किलो की, और आप कॉम्बैट यूनिफॉर्म में बूट्स के साथ रन एंड वॉक करके इसको आपको कंप्लीट करना होता है। तो हम लोग 4 लोग थे जो हम अपना रूट मार्च कर रहे थे, तो जनरली हम लोग साथ ही कर रहे थे क्योंकि थे ही 4। फिर एंड में मेरे 3 जवान थे जो मेरे साथ थे, तो मैंने बोला ठीक है एक काम करेंगे, लास्ट 100 मीटर जो जितना तेज होगा वो दौड़ेगा और फर्स्ट आ जाएगा। बट मैं इतना सरप्राइज था कि मेरे तीनों लोगों ने बोला सर हम साथ में कंप्लीट करेंगे। तो क्या बात है। ये जो मतलब कंपटीशन इज गुड, एवरीथिंग इज नाइस, बट ये पूरी टीम को साथ में लेना, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज द टीम्स व्हिच गेट अ वर्क डन और विन अ जंग। यस, एब्सोल्युटली, द सिनर्जी, यस। एक साथ तो ये
मतलब मैं रिलेट कर पाया कि दोनों ने बोला हम साथ पहुंचे हैं, और वो सच है, क्योंकि वो एक दूसरे के बिना नहीं पहुंच पाते। ये कोई बात नहीं कि मैंने पहले पैर रखा। मुझे लगता है जितनी ऊंचाई पर लोग पहुंच जाते हैं उतना ही हम्बल हो जाते हैं, उतनी ह्यूमिलिटी उनमें आ जाती है। ये बहुत खूबसूरत बात है जी। नहीं, हम भी बहुत बदमाशी करते हैं। इनफैक्ट हमारा जो एवरेस्ट एक्सपीडिशन था तो बहुत ही उसका नाम था सागर से सागर माथा। अच्छा। और वही हम लोग पनडुब्बी से शुरू हुए थे, और हमने अपना तिरंगा और नेशनल फ्लैग लहराया था एवरेस्ट पे, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज तक किसी ने -50 मीटर फ्रॉम अ सबमरीन स्टार्ट करके ऊपर नहीं किया है। तो जैसे मैंने आपको बताया टीम रहता है, तो हम लोग क्लाइंबर्स थे। तो हमारे साथ एक डॉक्टर थे, सर्जन कैप्टन पी आनंद। तो उनका काम था हेल्थ, क्योंकि पहाड़ों में हेल्थ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कुछ भी हो सकता है एक्लिमेटाइजेशन में, बीपी और हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, आप लाइफ भी लूज कर सकते हैं। तो वो हमारा बड़ा ख्याल रखते थे। तो he used to go out of his way, not only medical, he was like a psychologist to us, like a brother to us, like a counselor हमारे लिए। अच्छा। तो इस तरीके का कंट्रीब्यूशन, तो मतलब ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से हम लोग 5 लोग ने फतेह करी, और वी कुड क्लाइम एवरेस्ट। उसमें कमांडर दाम और फिर 4 और थे हमारे। तो सबका कंट्रीब्यूशन था उसमें। तो मगर हम लोग छोड़ते नहीं थे, उनको भी हम बड़ा उनका मजाक उड़ाते थे और बड़ी मस्ती करते थे। व्हाट अ फीट, व्हाट एन अकम्प्लिशमेंट। वहां पहुंच के कैसा लगा? वहां पे चढ़ के जब गए ऊपर, कैसा लगा आपको? वो अनुभव बताइए। रास्ते में तो कठिनाइयां बहुत होंगी, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, लेकिन जब पहुंच गए अल्टीमेटली तो फिर वो वहां पे पहुंचने से पहले 2 बार तो लगा कि आज तो गए, पहुंचेंगे नहीं। रियली मैं और मेरा शेरपा, हम लोग 2 थे, और हम लोग नीमा तेंजिंग नाम था, हम दोनों साथ साथ चढ़ रहे थे। तो एक जगह तो हमने रात को शुरू करी थी अपनी क्लाइंब, करीब 8:30 बजे। अच्छा। और क्योंकि फाइनल क्लाइंब रात को करते हैं, क्योंकि वो मोस्ट डिफिकल्ट है, और क्या है, दिन में वेदर खराब होता रहता है, तो आपको पहुंचना भी है और वापस भी आना है। तो वो फाइनल क्लाइंब रात में होती है। तो रात में चढ़ते चढ़ते हम लोग बीच में खो गए, और ये मेरा जो शेरपा था ये 2 बार चढ़ चुके थे पहले। तो मुझे लगा कि अरे गुड, आई हैव अ गुड बडी। ऐसे बीच में हम खो गए, तो मैंने उसको बोला, नीमा कहाँ से जाना है भाई, समझ में नहीं आ रहा। कहता मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता, आप तो चढ़ चुके पहले। कहता मैं तो वो नेपाल साइड से चढ़ा था, तिब्बत साइड से तो नहीं चढ़ा हूँ। And I thought कि बस आज तो गए। Which is tougher, isn't it? तिब्बत साइड से ज्यादा टफ है। It is tougher and it is very steep. Steep. So if by chance you skid, it's a fall of 3 kilometers straight. Dead body भी नहीं मिलती है वहाँ पे, अगर कोई slip हो जाता है तो। There are many dead bodies which have not been found. But somehow both of us managed. उससे मैंने ये सीखा कि भाई आपस में जो आप टीम रहते हैं, आपस में एक दूसरे के बारे में कम्युनिकेट करो, बात करो, सो दैट आपको ज्यादा मालूम पड़े। अगर मुझे पता रहता कि ये शेरपा अभी फर्स्ट टाइम चढ़ रहे हैं तो मैं ज्यादा अलर्ट रहता। राइट। तो ये बहुत जरूरी है हमें लाइफ में भी कि हमारे आसपास जो रहते हैं लोग, उसके बारे में अपनी टीम्स में या अपने बटालियन में, उनके बारे में हमें पूरी और फिर एक जगह उसे कहते हैं फर्स्ट स्टेप, बिल्कुल वर्टिकल क्लाइंब होता है वहां पे, और वहां पे भी चढ़ते चढ़ते और उसको आपको रोप से खींचना पड़ता है, और मैं फेंट हो गया उधर एक्चुअली। मेरे शेरपा पहले चढ़ गए थे और फिर एक झूमर होता है, उससे मैं अपने आप को ऊपर खींच रहा था, बट मैं फेंट हो गया। बट लकीली एक झूमर ऐसी चीज है, अगर वो रोप पे लगी हुई है तो आप लटके रहोगे, गिरोगे नहीं। तो आफ्टर सम टाइम आई गेन सम सेंस, मैंने अपने शेरपा को सुना कुछ बोल रहा है, वापस आया, मैंने कपाल भाती प्राणायाम किया, हाइपर वेंटिलेट किया, एंड बिकॉज ऑफ दैट मोटिवेशन फ्रॉम माई शेरपा मैं उसे क्रॉस कर पाया, जो फिजिकली ही कुड नॉट हेल्प मी, क्योंकि वहां पे सबकी बहुत बुरी हालत होती है। बट जस्ट ये था कि एक मेरे साथ बडी है मेरा, फौज में हम लोग ये बडी सिस्टम बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, और लाइफ में भी हम सबको बड़ी सिस्टम रखना चाहिए अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं या कोई हॉबी कर रहे हैं। तो ये 2 थे, जबकि लगा था कि भाई पहुंचेंगे नहीं। तो ऑफ कोर्स फिर दिखा कि एवरेस्ट आया, मगर 2 घंटे तक नहीं आया। अल्टीमेटली करीब 8:10 पे हम लोग ऊपर पहुंचे। बहुत बुरी हालत थी, आंखों से पानी बह रहा था, सांस नहीं आ रही थी,
सारी उंगलियां क्या कहते हैं फ्रीज हो रही थी और अंदर बहुत पसीना आ रहा था, बैक नीज पूरा बॉडी बोल रहा था ये क्या कर रखा है, मतलब बहुत बहुत बुरी हालत थी। मगर फिर जब मैंने अपने बैग से अपना तिरंगा और नेवी का नेवल इंसाइन निकाला और उसको लहराते हुए दिखा वहाँ हवा में, मैं सब कुछ भूल गया। क्या बात है। मुझे सिर्फ ये लगा कि संपूर्ण भारतवर्ष मेरे साथ इस शिखर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर है। सीरियसली मैं सब कुछ भूल गया कि बॉडी में क्या पेन था। दैट काइंड ऑफ थिंग अपना तिरंगा हम फौजियों को और हम देशवासियों को करता है और करना चाहिए। Sitting here in the studio, I'm getting goosebumps. इतनी लोग इतना कंग्रेचुलेटरी मैसेजेस लिख रहे हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, इतना इंस्पायरिंग है, जय हिंद, लव यू सर, ये सारी चीजें लिख रहे हैं हमारे देशवासी, क्योंकि हम समझते हैं वो अनुभव बहुत सुखद रहा होगा, बहुत गर्व वाला रहा होगा। सिर्फ आप वर्णन कर सकते हैं शब्दों में, लेकिन हम महसूस करते हैं जरूर। समय यूं भाग रहा है, आपसे इतनी बातें करने को है। सीधे आपके परिवार की तरफ आते हैं। कभी पनडुब्बी में चले जाते हैं आप, कभी माउंट एवरेस्ट में चले जाते हैं। परिवार से बहुत दूर रहने का बहुत लंबा अनुभव रहता होगा, तो वो कैसे मैनेज करते हैं, किस तरह का सपोर्ट एक दूसरे को देते हैं आप लोग? पहला तो मैं क्रेडिट अपने मम्मी डैडी को देना चाहूंगा जी। मैं इकलौता लड़का था, मगर मेरे फ्यूचर के लिए उन्होंने मुझे RMC के लिए प्रिपेयर किया और भेज दिया, जिससे कि मेरी फाउंडेशन बनी वहां से। तो मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ, और उनका ये भी आभारी हूँ कि वो मेरे पीछे पड़े, बट इतना पीछे नहीं पड़े शादी करने के लिए। इसलिए मैं ये थोड़ी इजी काम एवरेस्ट कर सका। जी। और उसके एवरेस्ट के बाद ही लकीली मेरी वाइफ ममता कनकन, उन्होंने मेरा दिल जीत लिया। एंड शी केम एज अ वेरी स्टेबलाइजिंग फोर्स। वो मेरे दोस्त लोग बोलते हैं कि तुझे डोमेस्टिकेट कर ही दिया, वाइल्ड एनिमल से डोमेस्टिक एनिमल बना ही दिया। इनफैक्ट जब आपने कहा कि इजी काम करके मैंने ये टफ काम किया शादी के लिए, मुझे लगता है तमाम पुरुष जो सुन रहे हैं जरूर मुस्कुरा रहे होंगे आपकी इस बात को। ऐसा करते हैं, ये समय बनता है कि हम एक गाना जरूर चलाएं, ममता जी की पसंद का। कौन सा गाना चलाएं बताइए, क्योंकि आकाशवाणी पर आपने उनकी बातें की हैं, किस तरह से उन्होंने आपको, वो वर्ड तो मैं नहीं यूज करूंगी, उन्होंने डोमेस्टिकेट कर दिया आपको। जी सुन साहिबा सुन सुना दीजिए। ऑल राइट, ये दिस इज द सॉन्ग फॉर ममता कनकन। कमांडर अभिषेक कनकन हमारे साथ हैं, कुछ पल और रहेंगे, हमारे साथ रहिएगा संदेश टू सोल्जर्स में। बिताने का इरादा है, प्रीत के ये धागे तू भी संग मेरे बुन। सुन साहिबा सुन, सुन प्यार की धुन।
आज संदेश टू सोल्जर्स में हमारी बात हो रही है कमांडर अभिषेक कनकन से। स्वागत आपका एक बार फिर। आप हमारे साथ हैं लाइन पर जी। हाँ जी। तो फैमिली से जो आप अलग रहे इतने लंबे समय तक, उस अनुभव के बारे में बताइए। ओके, मैं बताता हूँ। हम लोग जैसे सेलिंग जाते थे या ऑपरेशंस पे जाते थे तो वापस आते थे। मुझे याद है कि एक बार मेरे कोर्समेट ने मुझे, मेरे फ्रेंड ने, ही वाज मैरिड, आई वाज अ बैचलर, तो मुझे वापस आए तो उसने बोला ब्रेकफास्ट पे आ जाना। अच्छा जी। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग 3-4 लोग उनके घर सुबह सेलिंग के बाद आए थे रात को और फिर पहुंच गए। तो उन्होंने बढ़िया आलू की सब्जी और पूड़ी बना रखी थी। तो जो हमने खाना शुरू किया तो आती थोड़ी तेज आती, कभी आती तो मतलब उस समय तो हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज भी इतनी करते थे कि वो मोटा होने के चक्कर दिमाग में रहते ही नहीं था। तो क्या हुआ कि काफी देर चलता रहा, फिर वो आके पूछते थे। इनफैक्ट आई रिमेम्बर रचना मारवा और गौतम इज माय कोर्समेट, तो उनके घर में था। तो वो आके पूछती थी और खाओगे? मैंने कहा पेट तो भर गया, मैं थोड़ा खा लेंगे। और खाते खाते अल्टीमेटली शी सेड कि अभी तो आटा खत्म हो गया। मैंने कोई बात नहीं, ब्रेड ले आओ। एंड शी गॉट सो एंग्री, कहते मैं 3 बार आटा मार चुकी हूँ पूरी का। यहाँ भूख मिठी नहीं रही है। बट इतना बॉन्डिंग होता है हमें फौजियों में आपस में कि आप रात के 3 बजे भी पहुंच जाएं तो और आप बोले भाई आई वांट टू ईट दिस, तो कोई आपको घर से निकालेगा नहीं। तो दैट इज इनफैक्ट कमोडोर गौतम मारवा जिनके कोर्समेट गए थे, ही इज बिकम एन ऑथर एंड ही हैज रिटन अ बुक डायमंड्स ऑफ होप। ओके, सो इट्स अ वेरी गुड बुक। इट्स नॉट ऑन फौज बट अ वेरी इंटरेस्टिंग थ्रिलर जो मैं अपने लाइफ में एडवेंचर करता रहता हूँ। वो पढ़ के मुझे वैसी ही फीलिंग हुई। तो I would recommend this book. बिकॉज आप लोगों की लेखनी में, आप लोगों की बातों में ही इतना इंस्पिरेशन है, तो टपकता है एकदम, जिसको कहते हैं प्रेरणा। और जो लेने वाले हैं वो ले सकते हैं। लेकिन ये भी मैंने सुना है आपके बारे में कि इतने अनुभव के बाद आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, टेडेक्स स्पीकर हैं। तो उसके अनुभव को हमारे साथ साझा कर दीजिए। 1 मिनट जो हमारे पास बचा है उसमें साझा कीजिए जी। ठीक है। तो अपने नौजवान, यंगस्टर, चिल्ड्रन, सबके लिए मैं चाहूंगा कि आप अपने अंदर जोश, जज्बा और जंग, इन 3 चीजों के लिए तैयार रहें। जो भी करें पूरे जोश से करें, ठीक है, जी जान लगाएं। पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई करें, गेम्स में हैं गेम्स करें, और एक जज्बा रखें देश के लिए, एक जज्बा रखें अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फौज के लिए, कि हमें इसके लिए कुछ करना है। अपना देश उन्नति पे है, हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं। तो तीसरी चीज जो मैंने बोली, जंग, इस जंग के लिए हमें तैयार रहना है। हमारे बहुत इंटरनल एनिमीज हैं, एक्सटर्नल एनिमीज हैं, और हमें अपने आप से भी जंग करनी है। क्योंकि एक हमारी चीज अंदर बोलेगा कि आराम करो, दूसरा बोलेगा परिश्रम करो। तो हमें इंश्योर करना है कि परिश्रम जीते। तो ये 3 चीजें थोड़ा ध्यान रखें। थोड़ा बाहर जाएं, थोड़ा गिरें, थोड़ा धूल मट्टी खाएं और जोश, जज्बा और जंग के लिए तैयार। ऑन दैट ब्यूटीफुल नोट, कमांडर अभिषेक कनकन, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद। तुम जान हो, संदेश टू सोल्जर्स। अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।